नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रपति। तो आज इस टॉपिक में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप बच्चों के लिए। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। मैं देखता हूं कि आप बच्चे जो है रिस्पांस देते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जिनको वीडियो अच्छी लग रही है और जो नए बच्चे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और ज्यादा मोटिवेट हो सकूं। जैसा आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति टॉपिक, तो जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे एक लाइन लिखी है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, देखिए संघ की जो कार्यपालिका है इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक है। ठीक है, 52 से 78 तक संविधान के अनुच्छेद और संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और इस संघ की कार्यपालिका में जो संघ का कार्यपालिका के जो अंग हैं जो जुड़े हुए हैं वो है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। तो आज हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कार्यपालिका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति का जो पद है इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, 52 में किया गया है। ठीक है, और ये बताया गया है कि भारत का जो राज्य प्रमुख है वो कौन है। भारत का राज्य प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये हमारे संविधान के भाग अनुच्छेद जो है 54 में आता है। ठीक है, और आप बच्चों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचन मंडल होता है प्यारे बच्चों, उसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। और निर्वाचित सदस्य कहां से होते हैं, वो संसद के होते हैं। ठीक है, संसद में जैसे हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एक तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग लेते हैं, दूसरा राज्य विधानसभाओं के, भारत जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं उन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी है, इसके इन केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं हैं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, ये केवल और केवल दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और अगर हम बात करते हैं मनोनीत सदस्यों की, तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, चाहे वो संसद के मनोनीत सदस्य हो, चाहे वो राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हो, या वो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य हो, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी किसी तरह का कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई भी विवाद आता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है, उस विवाद का निपटारा हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी वो अंतिम फैसला माना जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है उसके पास ये पावर है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे उनको निपटारा करेगी, और जो भी फैसला उच्चतम न्यायालय का होगा वो अंतिम फैसला होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है जो नियुक्त होने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए अवैध घोषित हो जाता है, जो राष्ट्रपति पद के लिए अवैध होता है, राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ये पता लगता है कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अवैध है, तो उस व्यक्ति द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, वो व्यक्ति अगर कोई भी काम राष्ट्रपति मतलब अवैध घोषित होने से पहले उस व्यक्ति ने जितने भी काम किए हैं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, वो क्या होंगे, वो सब वैध होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद हासिल कर लेता है, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो जाता है, और बाद में पता लगता है कि वो व्यक्ति अवैध तरीके से राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा है या उसने अवैध तरीके से वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जितने भी काम किए हैं वो सब वैध माने जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा। तो जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लग रही है आप अपने कमेंट में जरूर बताइए, और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है अहर्ताएं, तो राष्ट्रपति के
अहर्ताएं, कुछ राष्ट्रपति की अहर्ताएं भी दी हुई है। और राष्ट्रपति की अहर्ताएं हम बोल सकते हैं इसके पद की योग्यताएं क्या होंगी कि कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं दी गई हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा संविधान का अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति पद की अर्हताएं बताता है। तो जैसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए व्यक्ति की, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो है खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो भारत का नागरिक जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। दूसरी अर्हता क्या है, दूसरी अर्हता है 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो वो व्यक्ति, जो भारत का नागरिक तो है और वो व्यक्ति जिसने 35 साल की आयु पूर्ण कर ली हो वो राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद लोकसभा सदस्य की होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता है, कोई व्यक्ति 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका है और कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, अगर ये सारी कंडीशन कोई व्यक्ति पूरी करता है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाएगा। ठीक है, वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं शपथ। अगर राष्ट्रपति पद की शपथ की बात की जाती है तो राष्ट्रपति पद की जो शपथ है ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में आती है। और राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश होते हैं जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। और अगर CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर मैं बात करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI यानी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है, किसी वजह से वो मौजूद नहीं है उस टाइम पीरियड में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है और वो शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है उस टाइम पीरियड के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति की शपथ संबंधी बातें जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 60 में की गई है। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की पदावधि पर। तो राष्ट्रपति की जो पदावधि है इसके कार्यकाल का वर्णन जो है, राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है इसका कार्यकाल का वर्णन जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। कोई भी राष्ट्रपति, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त होता है तो उसका टाइम पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने टाइम पीरियड से पहले भी कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। अपनी मर्जी से वो व्यक्ति त्याग पत्र दे सकता है 5 साल से पहले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो मेनली 5 साल का होता है, लेकिन वो 5 साल से पहले व्यक्ति त्याग पत्र दे सकता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 59 में किया गया है। ठीक है, और इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का त्याग पत्र देना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसको देगा, वो देगा भारत के उपराष्ट्रपति को बेटा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ जो है वो दिलाएंगे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम राष्ट्रपति पर महाभियोग की। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पेपरों में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि महाभियोग कौन से आर्टिकल में आता है, तो महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 में आता है। जब कभी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है और महाभियोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में आता है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ चलाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये संसद में चलाई जाती है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। जब ये देखा जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। जिस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी वहां पर एक प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग से रिलेटेड, उस पर 1/4 उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और उस प्रस्ताव को फिर 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। और जब एक सदन उसको 2/3 बहुमत से पास कर देता है फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन उसके ऊपर जांच पड़ताल करता है कि क्या ये जो महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या ये सही है। तो अगर राष्ट्रपति पर आरोप सही साबित होते हैं तो दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देता है। और इसकी सूचना जो है 14 दिन की सूचना राष्ट्रपति को जो है भेजी जाती है कि भाई आप पर महाभियोग चलाया जा रहा है। तो विद इन 14 डेज जो है राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन के अंदर अंदर दे दी जाती है। और जब कभी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलता है तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी होती है। जब दोनों पक्ष राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है। परंतु अभी तक हमारे देश में ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हुई।
ठीक है मेरे बच्चों, जिन्होंने अपना पद महाभियोग से छोड़ा हो, ऐसे कोई भी राष्ट्रपति अभी तक हमारे देश में नहीं आए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे बताते हैं हम राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का पद जो है कई तरीके से रिक्त होता है। अगर मैं बोलता हूँ 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर, एक तो अगर टाइम पीरियड राष्ट्रपति का समाप्त हो जाता है 5 साल का, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर अपनी पोस्ट खाली कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, और इसके बाद अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो भी उनका पद खाली हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर राष्ट्रपति का पद इन तीनों कंडीशन से खाली होता है, त्यागपत्र, महाभियोग और मृत्यु, अगर राष्ट्रपति का पद इन तीनों कंडीशन से खाली होता है, तो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर अंदर कराए जाने चाहिए। बात समझ में आई। अगर राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, महाभियोग और मृत्यु से राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए, एक नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो ये कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें हैं, जो फैक्ट हैं। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बेटा अपने कमेंट जरूर बताइए वीडियो आपको कैसे लगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं मैं एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए बेटा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।